नमस्कार दोस्तों। अगर आप हिमाचल में सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं, खासकर 12वीं के बाद, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। स्पेशली अगर हम बात करें पटवारी की, जो अभी पोस्ट आई हैं, तो एचवी पटवारी की नई वैकेंसी आ चुकी है और इस वीडियो में पूरी तैयारी की रोड मैप मिलने वाला है, ताकि आपका नाम जो है फाइनल सिलेक्टेड लिस्ट में हो, न कि सिर्फ रिज़ल्ट लिस्ट में। और साथ ही मैं आखिर में जो है एक छोटा सा एक्शन प्लान भी दूंगा, ताकि आप लोग जो है अपनी तैयारी इफ़ेक्टिव तरीके से सीरियसली कर सकें। ठीक है, तो जैसे आप सभी को पता है कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो 6 तारीख को आई थी और इसकी जो ओपनिंग डेट है वो 12 से शुरू कर दी गई है और 16 जनवरी 2026 को इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। ठीक है, तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है, इसका प्रोसेस है, ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू ही जो है पटवारी की जो पोस्टें हैं राज्य चयन आयोग हमीरपुर के द्वारा जो भरी जाएंगी और ये 16 जनवरी तक भरी जाएगी, 2026 तक रात के 12 बजे से पहले। ठीक है, उसके बाद जो वेबसाइट का लिंक है उसे डिसेबल कर दिया जाएगा, यानी कि 16 जनवरी 2026 को रात 11:49 के बाद जो है, यानी कि 12 बजे के बाद आप लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, और साथ में ये भी क्लैरिटी दी गई है कि कोई भी ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है HPRCA द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, और जो है कैंडिडेट्स दे मस्ट रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर फिलिंग अप द ORA। ठीक है, तो ORA यानी कि ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन जो है, उसको भरने से पहले कैंडिडेट्स जो हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उनको अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ लें। उसके बाद जब लास्ट डेट हो जाएगी 16 जनवरी को, उसके बाद एक करेक्शन विंडो भी ओपन की जाएगी 7 दिन के लिए HPRCA द्वारा। ठीक है, कमेंसिंग आफ्टर 3 वर्किंग डेज़ फ्रॉम द क्लोजिंग डेट, यानी कि 16 को क्लोजिंग डेट है, तो आफ्टर 3 डेज़ के हुए 17, 18 और 19, मतलब 20 तारीख से जो है आपको जो एक करेक्शन विंडो दी जाएगी, जिसमें आप जो है अपने ORA को जो है, ठीक है, या फिर जो पेमेंट ऑफ फ़ी है उनको, जो आपने फॉर्म भर दिया, माना आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत भरा है या फिर ये देखने के लिए कि मैंने सही भरा है कि नहीं, तो वो 3 दिन के बाद जो है 16 जनवरी 2026 के 3 दिन के बाद जो 7 दिन का विंडो पीरियड मिलेगा। ठीक है, और बोले कि जो डाउनलोड कॉपी है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, अलॉन्ग विद द नेसेसरी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज मस्ट बी ब्रॉड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो जिन का जो है एग्जामिनेशन के बाद, फाइनल रिजल्ट के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भरोगे, ठीक है, उसकी ओरिजिनल कॉपी, उसकी फ़ोटोस्टेट कॉपी, ठीक है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपके जो हैं, ठीक है, और सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपी जो है वो आपको लेकर के आनी है। लेकिन वो कब है? जब आप कट ऑफ में लिस्ट में आएंगे, उसके बाद की बात है। ठीक है, बाकी ये जनरल कैटेगरीज जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, वही ऊपर वाली। ठीक है, और मिनिमम एज कितनी है? 18 साल, और मैक्सिमम एज कितनी है? 45 साल। ठीक है, तो 18 से 45 साल जो है इसकी मिनिमम और मैक्सिमम एज है। ठीक है, बाकी रिलैक्सेशन दिया गया है एक्स सर्विस मैन वगैरह को, ठीक है, SC ST वगैरह को 5 साल का। ठीक है, अब नोट इंपॉर्टेंट है कि जो कैंडिडेट है मस्ट बी रजिस्टर्ड ऑन दी वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ठीक है, तो जो ORA का जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, उसमें कैंडिडेट्स को रजिस्टर होना ही पड़ेगा, अनिवार्य है, तभी वो जो अपना फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद बोल रहा है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं या अदर टर्म्स हैं या कंडीशंस हैं, उनको ORA फॉर्म को भरने से पहले जो है अच्छे तरीके से पढ़ लें कि उनकी पोस्ट के रिलेटेड जो है क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि जब नेक्स्ट तीसरे पॉइंट में बोल रहा है कि जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें अपनी सारी जितनी भी क्रेडेंशियल्स हैं, ठीक है, जैसे कि रोल नंबर वगैरह हो गया, कहीं नोट कर लें, ठीक है, या फिर जो फॉर्म नंबर हो गया, या फिर कुछ कॉल लेटर्स हो गया, या एंटरिंग फ़ी डिटेल्स होगी, ठीक है, ऑनलाइन फ़ी करेंगे तो उसका भी आपको जो है क्रेडेंशियल्स पता होना चाहिए। ठीक है, कल को कोई भी दिक्कत आती है तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट पड़ा होना चाहिए, तो आप एकदम सक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट 4th पॉइंट में बोला हुआ है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना वर्किंग मोबाइल नंबर, यानी कि जो मोबाइल नंबर उनका भी करंटली चल रहा है, और साथ में ईमेल आईडी जिसे वो यूज़ करते हैं, ठीक है, वो उन्होंने ORA यानी कि ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन में जो है भरते समय जो है देनी है। ठीक है, और कोई भी ऐसा मोबाइल नंबर या वो नहीं देना है, ईमेल आईडी नहीं देनी है जो आप यूज़ नहीं करते हो, या जिसका आपको पासवर्ड नहीं पता हो, या जो चलता नहीं हो। ठीक है, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि HPR से जो है SMS या ईमेल जो है वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर ही भेजेगी। ठीक है, 5th पॉइंट वही बात, नॉर्मल सी बात बोली हुई कि आपने जब भी ORA फॉर्म भरना है
तो कंप्लीट और करेक्ट पर्टिकुलर्स का इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। अगर कंप्लीट और करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो जो आपका जो फॉर्म है वो या जो कैंडिडेचर है उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और बोल रहा है कि मोड ऑफ पेमेंट जो है सिर्फ ऑनलाइन ही होगा, ओनली ऑनलाइन, और किसी भी अदर मोड ऑफ पेमेंट को जो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, ठीक है। तो जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, ठीक है, जो भी टेस्ट होगा या तो OMR बेस्ड होगा या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इनमें से जो भी मार्क्स होगा तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने 45% मार्क्स है जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी का जो बंदा है उसको कम से कम 45 नंबर लाने पड़ेंगे, परसेंट नंबर जो है क्वालिफाई होने के लिए मिनिमम, ठीक है। और जो SC ST OBC और अदर वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट्स हैं उनको मिनिमम 40% मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है जी। हाउएवर, लेकिन साथ में बोला कि अगर ऐसा होता है कि मान लो कि जैसे 539 पोस्ट आई हैं, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो कैटेगरी वाइज जो कम है, ठीक है, तो जो आयोग है HPRC है वो क्वालिफाइंग परसेंटेज को जो है रिलैक्स भी कर सकता है बाय मैक्सिमम ऑफ 5%, ठीक है। तो 5% मैक्सिमम रिलैक्सेशन कितनी हुई, यानी कि 45 से 40% कर देगा जनरल कैटेगरी को, और जो आपके बाकी रिजर्व कैटेगरीज हैं वहाँ पे 40 से 35% कर देगा, ठीक है, ताकि जो रिक्वायर्ड आपकी सीट्स हैं वो फिल हो सकें। अब नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी TGT के पेपर एग्जामिनेशन हो रहे हैं, तो उनमें जो है ये जब भी अगर मल्टीपल CBT एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का यूज़ किया जाएगा Z स्कोर मेथड के थ्रू, ठीक है। तो Z स्कोर मेथड में मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड जो है फॉर प्रिपरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट। अब आप 8th पॉइंट देखेंगे तो 8th पॉइंट में बोला गया कि जब भी फाइनल लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी तो कैटेगरी वाइज, ठीक है, कैटेगरी वाइज वेटिंग लिस्ट जो है उसको जो प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। जैसे जनरल कैटेगरी की अलग लिस्ट बनेगी, SC की अलग बनेगी, ST की अलग बनेगी, OBC की अलग बनेगी, एक्स सर्विस मैन की वार्ड की अलग बनेगी, ठीक है। और जो कैंडिडेट्स जो होंगे वेटिंग लिस्ट में उनका जो है अपॉइंटमेंट को लेकर के कोई भी राइट नहीं होगा, ठीक है, एक्सेप्ट उस सिचुएशन में जब माना उनसे पहले वाला कोई बंदा ज्वाइन नहीं करता है वेटिंग, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो 50 सीटें हैं, मान लो 100 सीटें हैं, ठीक है। तो अगर हम ठीक है, मान लो 100 सीटें हैं और उसके बाद इन्होंने जो है 20 जो है वेटिंग लिस्ट में डाल दी हैं, ठीक है। मतलब टोटल इन्होंने कितने करे, 120 करे, सीट्स कितनी है 100, एग्जाम्पल के लिए तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो 20 जो बंदे हैं वो वेटिंग लिस्ट में है, ठीक है। अब इन 100 में से अगर 100 के 100 ज्वाइन कर लेते हैं तो ये 20 नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, इनका कोई राइट नहीं है। लेकिन इन 100 में से मानना अगर 5 भी एग्ज़िट करते हैं कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है, तो जो नेक्स्ट 5 होंगे यानी कि 101 से लेकर के 105 तक, ठीक है, उनको जो है बुलाया जाएगा। अगर उनमें से भी ज्वाइन कर लेते हैं तो 100 के 100 पोस्टें फिल हो जाएंगी, और अगर नहीं करते ज्वाइन तो फिर नेक्स्ट को बुलाया जाएगा। वो कमीशन जो अपने आप डिसाइड करेगा कि उसने नेक्स्ट 20 वेटिंग लिस्ट में से कितने को बुलाना है और क्या करना है, वो बात की बात है, ठीक है। अब वेटिंग लिस्ट का जो है, वेटिंग पैनल का जो है यहाँ पे जो है क्राइटेरिया दिया हुआ है, ठीक है, वो बात की बात है, क्योंकि पहले जो है मेन फोकस होना चाहिए कि लिस्ट में नाम आए, ठीक है, अच्छे नंबर आए और वेटिंग लिस्ट तक का हमारे को वेट ही ना करना पड़े। तो यहाँ पे ये अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एज़ पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट डेटेड, ठीक है। तो 11/6/2019 को गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस आई थी कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे सिलेक्शन के लिए, ठीक है। मान लो कि कोई इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है या अवेलेबल नहीं है, तो उसकी जो पोस्ट है उसको ट्रीट किया जाएगा ऑटोमेटिकली एज डी रिजर्व्ड, ठीक है, एंड विल बी फिल्ड फ्रॉम ए नॉन EWS कैंडिडेट ऑफ अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर कोई EWS कैटेगरी का क्वालिफाई नहीं कर पाता है पेपर, ठीक है, मिनिमम हमें पता है कि रिलैक्स कैंडिडेट्स को 40% की है, ठीक है, और जनरल अनरिजर्व कैंडिडेट्स को 45 की है। तो मिनिमम कोई बंदा अगर EWS कैटेगरी का अगर मार्क्स नहीं ला पाता है तो फिर उन सीट्स को जो EWS कैटेगरी के अंदर आती हैं उन्हें एज अ जनरल या फिर अनरिजर्व्ड की श्रेणी में रखा जाएगा, जनरल या अनरिजर्व की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आता है, द कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट इफ़ ही सी हैज़ पास्ड द मैट्रिकुलेशन एंड 10+2 फ्रॉम एनी स्कूल इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड विद इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया है अपॉइंटमेंट के लिए कैंडिडेट की, अगर उस व्यक्ति ने 10वीं और 12वीं जो है हिमाचल प्रदेश में
विद इन द हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर किसी भी स्कूल या इंस्टीट्यूशन से 10वीं और 12वीं पास किया तो वो एलिजिबल है, प्रोवाइडेड दैट दिस कंडीशन शैल नॉट अप्लाई टू बोनाफाइड हिमाचलीज, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ये बोनाफाइड हिमाचलीज के ऊपर लागू नहीं होती है, ठीक है। जो बोनाफाइड हिमाचली है वो ऑटोमेटिकली ही इस पेपर को लेकर के एलिजिबल है, ठीक है। ये उनके लिए जो बोनाफाइड हिमाचली नहीं है लेकिन उन्होंने 10th या 12th जो है वो हिमाचल से पास करी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पेज में आते हैं हम कि डिपार्टमेंट का नाम क्या है, ठीक है। तो डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स HP शिमला 9 पटवारी, ठीक है। जॉब ट्रेनिंग की भर्ती होगी, कंसोलिडेटेड फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा 12,500 पर मंथ का जो है, ठीक है। और जो कैडर जो होगा इस जॉब का वो होगा स्टेट कैडर, ठीक है जी। और ब्रेक ऑफ द 530 पोस्टें हैं टोटल, ठीक है। और पोस्ट कोड है 25027, ठीक है। जनरल की 210 सीटें हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 64 है, ठीक है। इनकी हमने ऊपर बात करी कि अगर माना सपोज़ करो कि 64 सीटें हैं, 64 में से 50 फिल होती हैं तो कितनी बच गई, 14 बच गई, ठीक है। अब 14 अगर माना नहीं फिल होती हैं, उन वो रिक्विजिट जो मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स है वो कैंडिडेट्स ला ही नहीं पाते हैं, तो इनको जो है फिर अनरिजर्व्ड कैटेगरी की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो ये इनको जनरल कैटेगरी की सीट्स की तरह ट्रीट किया जाएगा, ये बोलने का मतलब है, ठीक है। बाकी आप ब्रेकअप देख सकते हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे इनका ब्रेकअप है, ठीक है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए एज़ पर दी रूल्स, ठीक है। तो पटवारी जो जॉब ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए तो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है कि शुड हैव पास्ड 10+2 एग्जामिनेशन और इट्स इक्वलेशन, ठीक है। तो बोला कि 10वीं जो 12वीं का एग्जामिनेशन है वो पास किया हो या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई एग्जामिनेशन पास किया हो, ठीक है, फॉर्म में रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल या फिर स्कूल एजुकेशन यूनिवर्सिटी, ठीक है। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है कि हिमाचल के कस्टम्स का, मैनर्स का, डायलैक्ट्स का जो है नॉलेज होना चाहिए, और सुटेबिलिटी ऑफ अपॉइंटमेंट इन पेक्युलर कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द प्रदेश, ठीक है। और बोलने का मतलब है जैसे कि आपको पता है कि हमारा पहाड़ी इलाका है, ठीक है। तो जो पहाड़ी लोकल बंदा है वो टफ़ कंडीशंस में, ट्रैवल कंडीशंस में जो है एडजस्ट कर सकता है एज़ कम्पेयर टू प्लेन के, पंजाब हरियाणा के जो प्लेन के बंदे होते हैं, ठीक है। तो सुटेबिलिटी देखेंगे वो कि सुटेबिलिटी है बंदे की कि नहीं है, और कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज़ आल्सो एसेंशियल। मोड ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे बोला CBT, पहले इन्होंने बता दिया कि CBT या फिर रिटन स्क्रीनिंग यानी कि OMR बेस्ड टेस्ट होगा, 120 नंबर का होगा, 1.5 घंटे का होगा, ठीक है। और अब नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं कि स्कोप ऑफ द सिलेबस, ठीक है। तो 120 मल्टीपल MCQ आएंगे, चाहे वो CBT हो चाहे OMR बेस्ड हो, और हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का होगा। अब नेक्स्ट बोला सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस में जो 85 क्वेश्चंस हैं और 35 क्वेश्चंस में ब्रेकअप कर दिए गए इन 120 क्वेश्चंस का, ठीक है जी। तो बोला कि जो 85 क्वेश्चंस हैं वो आएंगे सब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट्स या फिर फील्ड या फील्ड्स अप टू द लेवल ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशंस एज नोटिफाइड इन द एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो अप टू द लेवल ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, 10+2, ठीक है, या फिर इसे हम बोलते हैं 12th, ठीक है। ये है हमारी प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स या फील्ड्स, जो भी सब्जेक्ट्स या फील्ड्स +2 लेवल तक आती हैं, ठीक है, वो जो है इसके सिलेबस को कवर करती हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस को कवर करती हैं। और सेकंड पोर्शन बोला जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग GK ऑफ HP करंट अफेयर्स, और B क्या है, एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या है कि ये जो 85 क्वेश्चन हैं ये GK के ही हैं, इनडायरेक्टली बोलने का मतलब ये है क्योंकि 12th लेवल तक जो है क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, आप खुद सोचो 12th लेवल तक क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं। अगर हम 12th लेवल के सब्जेक्ट्स की बात करें तो 12th लेवल तक अगर हम बात करें तो कौन कौन सब्जेक्ट्स आते हैं, देखो मैथ्स इन्होंने कवर कर दिया हुआ है, ठीक है। जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, मैट्रिक स्टैंडर्ड की मैथ इन्होंने कवर की हुई है, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। और मैथ भी आएगा, ठीक है। मैथ तो पहले भी आता था तो मैथ तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और क्या कवर करेंगे ये, और हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, मतलब कि सोशल साइंस SST जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। इसमें इकॉनमी वगैरह भी आती है, और क्या आता है इसमें, जनरल साइंस हो गई, ठीक है। तो ये सभी सब्जेक्ट्स जो है बेसिकली देखा जाए तो कवर होते हैं इसी में। और कोई स्पेसिफिक 12th तक और कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कंप्यूटर होता है, ठीक है। तो ऑल इन ऑल बोलने का मतलब ये है कि जैसे अभी अगर हम लोग देखेंगे
तो TGT में भी इन्होंने क्या करा, 1 मंथ पहले जो सिलेबस दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा करेंगे। तो अगर एक सही राय दी जाए तो जो पुराना पैटर्न रहा है, पुराने पैटर्न में जो है 4 टॉपिक्स आते थे, मैथ एंड रीजनिंग, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी और जीके। तो अगर हम देखें तो पुराने पैटर्न को अगर हम अभी फॉलो करेंगे तो एटलीस्ट हमारा कुछ तो सिलेबस कवर होगा, ठीक है। तो और सिलेबस का आने का वेट नहीं कर सकते। अगर सिलेबस के आने का वेट करेंगे तो टाइम नहीं बचेगा प्रिपरेशन का, 1 मंथ में फिर तैयारी नहीं होगी। तो बेटर ये है कि जो 35 मार्क्स के सिलेबस है इस पे फोकस किया जाए। और 85 मार्क्स में भी जीके आएगा, पॉलिटी, हिस्ट्री, ठीक है। अप टू 12th लेवल लिखा हुआ है, तो 10th लेवल तक की तो करनी है मिनिमम जो है, ठीक है। बेसिक से आती है, HS लेवल से ऊपर तो नहीं आएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो तैयारी करिए। अब ये जो है डिटेल ऑफ द फ़ी ऑफ ऑल कैटेगरीज इज अंडर, ठीक है। तो जितनी भी कैटेगरीज हैं, ठीक है, उन्हें टोटल फ़ीस कितनी देनी है, 800 रुपये देनी है। और करेक्शन फ़ीस कब होगी, जब पेपर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। पेपर के बाद जो है पीरियड ऑफ 7 डेज़, 7 दिन का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। आफ्टर 3 वर्किंग डेज़ फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ORA, ठीक है। तो वहाँ पे जो करेक्शन की जो 100 रुपये की फ़ीस लगेगी, ठीक है, वो हमने पहले भी बताया आपको। अब नेक्स्ट है मोड ऑफ पेमेंट। तो मोड ऑफ पेमेंट तो ऑनलाइन गेटवे है, ठीक है। ये तो अगेन एडमिट कार्ड जो है वो आपको पोर्टल से डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें आपको वही अपना एप्लीकेशन ID, नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेक करनी है, गलत है कि नहीं है। और अगर गलत है तो कमीशन की संज्ञान में लेके आना है उसको। फिर से वही वाली बात बोली, सबमिशन ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। जब भी डॉक्यूमेंट्स मंगाए जाएंगे तब उन्हें जो है नेसेसरी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स के साथ जो सबमिशन किया जाएगा। कैटेगरी क्लेम्स, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो कैटेगरी एक बार क्लेम कर ली गई, ठीक है, उसी को ही जो है आप चेंज नहीं कर सकते। विल नॉट बी अलाउड टू चेंज एट एनी स्टेज आफ्टर द क्लोजर ऑफ द करेक्शन विंडो, ठीक है। तो करेक्शन विंडो आपको मिलेगी हफ्ते की, उसमें आप जो अपनी कैटेगरी का माना आपसे गलत भर हो गई है तो आप उसको जो चेंज कर सकते हैं, अन्यथा आपको नहीं चेंज करने दिया जाएगा, ठीक है। और जो बेनिफिट है रिजर्वेशन का, विल बी एडमिसिबल ऑन पेरेंटल बेसिस ओनली, ठीक है, सिर्फ पेरेंटल बेसिस पे ही मिलेगा। बाकी ये तो हमें पता ही है कि जो टेस्ट है वो या तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या फिर OMR बेस्ड होगा, ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताया हुआ है कि अगर CBT एग्जामिनेशन होता है वो भी मल्टीपल शिफ्ट्स में, ठीक है, तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की जाएगी यूजिंग द Z स्कोर मेथड, जिसको हम मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड भी बोलते हैं। इसके थ्रू जो है मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, तो ठीक है। तो Z स्कोर मेथड या फिर मीन स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड का नीचे फॉर्मूला दिया है। एक्सन क्या होता है, कैंडिडेट्स नॉर्मलाइज स्कोर, ठीक है, S2/S1 इंटू X माइनस XAV प्लस YAV, ठीक है। तो ये आप पढ़ लें, ठीक है। इसके बारे में स्ट्रेस आउट अभी होने की ज़रूरत नहीं है, अभी तैयारी करो, जब नॉर्मलाइजेशन की बारी आएगी तब कैलकुलेट करेंगे जी हमारा नॉर्मलाइजेशन में जो कितना बन रहा है स्कोर, कमीशन कितना स्कोर बना रहा है और हमारा कितना बन रहा है, सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो तो बात की बात है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है मेन पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। और पोर्टल जैसे आपको पता है कि HPRC.HP.gov.in पे जो है आप फॉर्म भर सकते हैं जाके, ठीक है। अपनी प्रोफाइल भरें और फॉर्म भरें। अब एंड में मैं वीडियो के जो है आपको एक छोटा सा 7 डे प्लान बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जिसे आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग जो है फॉलो कर सकते हैं। साथ में ये आपको कन्फ्यूजन से भी बचाएगा और साथ के साथ जो है आपको डायरेक्शन भी देगा कि आपने किस डायरेक्शन में जो है काम करना है, ठीक है। तो डे 1 एंड 2, ठीक है। तो इसमें जो है डे 1 एंड 2 में पेपर पैटर्न और पूरे सिलेबस को जो है, ठीक है, सिलेबस को जो है जो भी उसको प्रिंट करके रख लें, हाईलाइट कर लें और दीवार पे लगा लें, ठीक है। उसके बाद क्या करें, मैथ्स की जो है परसेंटेज और रेशियो और प्रोपोर्शन जो है उनके बेसिक कंसेप्ट जो है उनको पढ़ लें, ठीक है। तो जो मैथ्स के जो रेशियो और प्रोपोर्शन के जो चैप्टर्स हैं उनके बेसिक कंसेप्ट पढ़ लें, ठीक है। एक गो थ्रू कर लें, बस नज़र मार लें कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। सिमिलरली जो है आप HPGK से भी जुड़ी चीज़ें जो है एक बार गो थ्रू कर लें, ठीक है। वो पेपर पैटर्न के थ्रू ही होगा, पेपर पैटर्न यानी कि PYQs, ठीक है। अब उसके बाद जो है आप तो HPGK में आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किन्नौर से हैं, ठीक है, या फिर आप शिमला से हैं या फिर आप किसी भी और एक्स्ट्रा ज़िले से हैं,
सबसे पहले आप शुरुआत कैसे कर सकते हैं कि अपने ज़िले के बारे में जो है बेसिक नॉलेज जो है पता करें। ठीक है कि मेरे ज़िले के बारे में क्या क्या है, बेसिक जीके क्या है हिमाचल का, और इसी के साथ जो है हिमाचल का जो बेसिक जीके हिस्ट्री, ठीक है, इसके बारे में जो है एक बार मतलब कर्सरी रीडिंग, मतलब ऊपर ऊपर से देखना, ठीक है, ये कर लें ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ ठीक है मैंने कैसे जो है तैयारी करनी है, क्या चीज़ें हो सकती हैं। डे 3 एंड 4 में क्या करना है आपने, ठीक है। सिमिलरली मैथ्स टाइम, मैथ्स के टाइम, वर्क और डिस्टेंस, ठीक है। इसके दो दो तीन तीन चार चार क्वेश्चन जो है बेसिक से जो है ये आपने गो थ्रू कर लेना एक बार, ठीक है। कि आता क्या है इनमें, जो टाइम एंड वर्क में क्या आता है, डिस्टेंस में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये आप जो है PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अच्छे तरीके से गैस लगा सकते हैं, ठीक है। साथ में ही आपने जो है हिंदी में, ठीक है, पर्यायवाची, ठीक है, अनुलोम विलोम, मुहावरे हो गए, ठीक है। इन पे जो फोकस करना है, एक बार बस कर्सरी रीडिंग देनी है, देखना है कि हाँ ठीक है ये सिलेबस आता है। फर्स्ट वीक में आपने फॉर्म भरने के बाद ये चीज़ करनी है। उसके बाद अब आता है इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश में भी आपने टेंसेस प्लस आर्टिकल्स, ठीक है, आर्टिकल्स इनका बेसिक देख लेना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में बता रहा हूँ मैं। अब इसके बाद डे 5 और 6 में क्या करना है, डे 5 और 6 में जो है आपने जो ओल्ड क्वेश्चंस हैं पटवारी के PYQs, ठीक है, उनके ऊपर एक बार फिर से गो थ्रू होना है, ठीक है। और जब गो थ्रू होना तो जो ऊपर ये मेंशन किए गए हैं टॉपिक्स, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, मैथ्स का, हिंदी का पर्यायवाची हो गया, तो देखना है कि उनमें से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। इससे आपको जो पेपर पैटर्न का पता लगेगा कि पेपर का पैटर्न कैसा है, लेवल कैसा है, मतलब ओल्ड है तो ओल्ड, लेकिन ठीक है लेवल कैसा आता था, ठीक है, और वो किस डायरेक्शन में पूछते हैं। इसके साथ ही जब डे 7 आएगा तो आपने एनालिसिस करना है, बेसिक एनालिसिस अबाउट योर सेल्फ। आपने जो क्या एनालिसिस करना है कि मेरी वीकनेस क्या है और मेरी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। स्ट्रेंथ में जीके मेरी स्ट्रेंथ है कि मेरी मैथ्स मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी हिंदी मेरी वीकनेस है या मेरी मैथ्स मेरी वीकनेस है, या इनफैक्ट अगर और माइक्रो लेवल पे देखा जाए तो मैथ्स में मेरे कौन से टॉपिक्स, हिंदी में कौन से टॉपिक्स मेरे या तो वीक हैं या स्ट्रॉन्ग हैं। सिमिलरली जीके में, ठीक है। और इसके साथ करंट अफेयर वो तो करने ही करने हैं डेली बेसिस पे, ठीक है। तो ये रफ सा एक हमने जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले का जो एक बेसिक सा रोड मैप सा तैयार किया है, ठीक है। फर्स्ट 7 डे प्लान है ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि हम लोगों ने किस डायरेक्शन में तैयारी करनी है। और सिलेबस आएगा, नया सिलेबस आएगा, अपडेट होगा, वो तब की तब है, ठीक है। पर मेन फोकस जो हमारा PYQs पे रहेगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।